हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रिसा को कॉलेज से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए बोलते हैं। रिसा बोलती नहीं, मेरा कुछ दूसरा प्लान है। फिर वो सोचने लग जाती है, मुझे साल भर हो गया है टोक्यो में शिफ्ट हुए, पर आज भी मैं ऐसी सिचुएशन में नर्वस हो जाती हूँ। मुझे आज तक ढंग से बोलना नहीं आया है, कभी किसी के साथ बाहर भी नहीं गई हूँ, लेकिन मैं बदलना चाहती हूँ, मैं प्यार में बढ़ना चाहती हूँ, जैसे मंगासुर ड्रामा में होता है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उससे फ्लर्ट करने लग जाता है, तो वो नर्वस होकर जाने लगती है और बोलने लग जाती है, मुझे इस तरीके के प्यार में नहीं पड़ना है। लेकिन वो लड़का उसे नंबर देने के लिए फोर्स करने लग जाता है। तभी वहाँ पर फुकामी आ जाता है और रिसा को बोलता है, सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई, क्या आप चले? और उसे बाहर तक लेकर आ जाता है और बोलता है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रिसा उसे शुक्रिया अदा करती है और सोचने लग जाती है, ये कितना अच्छा इंसान है ना। तभी वो उसे पीछे मुड़कर पूछता है, क्या तुम फ्री हो? रिसा शांत होने के बाद उसे हाँ कर देती है और सोचती है, ऐसा तो मुझे पहली बार फील हो रहा है। रात में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो सोच रही होती है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मैं तो इससे पहले कभी किसी लड़की के साथ डेट पर भी नहीं गई हूँ। तभी फुकामी बोलता है, तुम टेंशन मत लो और सॉरी मैंने तुम्हें इस तरीके से अचानक से डिनर के लिए कहा। एक्चुअली मैं काम पर बिजी रहता हूँ और आज ही फ्री था। वो सोचती है, ये क्या काम करता होगा, शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो बोलता है, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि तुम 30 साल के आदमी के साथ डिनर कर रही हो। वो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलता है, फाइनली तुमने मेरी तरफ देखा तो सही, मेरा नाम फुकामी है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो बोलती है, मेरा नाम रिसा है। फुकामी बोलता है, क्या तुम वाइन पीना पसंद करोगी? वो सोचती है, इससे पहले तो मैंने कभी ड्रिंक की ही नहीं है, लेकिन अगर पीऊंगी तो बात करना इजी रहेगा, इसलिए वो हाँ बोल देती है और सोचती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतना मैच्योर इंसान मेरी जैसी लड़की के लिए ये सब करेगा। फुकामी उसे कंफर्ट कराने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचती है, ये कितना अच्छा है ना, मेरी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन वाइन उसे सूट नहीं करती और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खोलती है तो वो खुद को फुकामी के घर पर पाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, ऊपर से इंसल्ट भी फील कर रही होती है। पता नहीं फुकामी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। वो उसे सॉरी बोलती है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा था, इसीलिए तो तुमने ड्रिंक की ना। इसके बाद वो रिसा को पीने के लिए कॉफी देता है। हालांकि रिसा को कॉफी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पी लेती है और वो उसका चेहरा देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद वो अपना कफ बटन ढूंढने लग जाता है। रिसा भी ढूंढने लग जाती है और उसे वो बटन मिल जाता है। इसी चक्कर में ये दोनों गिर ही जाते हैं। फुकामी रिसा को इतने ज्यादा क्लोज था कि वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है। रिसा सोचती है, क्या था ये सब, क्या वो मुझे किस करने वाला था या फिर वो मेरे साथ खेल रहा है, ये मेरा पहला किस है। तभी फुकामी उसे सॉरी बोल देता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, हम तो अभी अभी मिले हैं ना, पर मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? मैं भी कितना अजीब हूँ ना, क्या क्या तुमसे बोले जा रहा हूँ। रिसा बोलती है, अगर तुम मेरी जैसी लड़की के साथ ठीक हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी। ये सुनकर फुकामी उसे गले से लगा लेता है, उसके बाद उसे किस करता है और उसके बाद सोफे पर पुश करता है। रिसा बोलती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या ये सही रहेगा? फुकामी उसे फोरहेड पर किस कर बोलता है, सॉरी, और ऐसे क्यूट सा चेहरा बनाओगी ना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो अपनी दोस्त को फुकामी के बारे में बता रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, पहली बार मिली हो और किसी अनजान लड़के को तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, पागल हो गई हो क्या? वो काम क्या करता है, कहीं वो स्कैमर तो नहीं है? हफ्ते भर से उसने तुम्हें कॉल भी नहीं किया है, तो तुम्हें उसे कॉल कर देख लो। रिसा सोचती है, हाँ मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ ना। जिसके बाद वो उसे कॉल करती है और बोलती है, क्या तुम फ्री हो, मुझसे बात कर सकते हो क्या? वो हाँ बोल देता है। तभी पीछे से कोई लड़की उसे फुकामी कहकर पुकारने लग जाती है। जिसके बाद रिसा कॉल कट कर देती है और सोचने लग जाती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ पर मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँ। तभी पीछे से फुकामी आकर बोलता है, थैंक गॉड तुम यहीं पर हो, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे तो आना ही पड़ा, मैंने पूरा वीक तुम्हें मिस किया है। रिसा बोलती है, मैंने भी। वो बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, आज रात के लिए तैयार रहना।
नेक्स्ट सीन में वो फुकामी के साथ होती है। जब वो उसके करीब होता है तो रिसा सोच रही होती है क्या होगा अगर सब कुछ सही नहीं होगा, लेकिन फुकामी तो उसका चेहरा देखकर स्माइल करने लग जाता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। रिसा सोचती है लगता है फुकामी को इस तरीके की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसे प्यार के मामले में कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। तभी वो उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है अगर बारिश नहीं होती तो बाहर का नजारा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। रिसा बोलती है मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम्हें बारिश की आवाज सुकून नहीं देती? वो बोलता है अगर हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहो तो मुझे बारिश से भी प्यार हो जाएगा। रिसा सोच रही होती है मैं इसे पीछे से टाइटली हग करना चाहती हूँ। तभी फुकामी उसे अपने पास बुलाता है तो रिसा उसे हग कर लेती है। फुकामी उसे बोलता है तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ। वो बोलती है क्या अभी, क्या ये एम्बैरेसिंग नहीं रहेगा? वो बोलता है जब तक तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रिसा उसे उसके पहले नाम से बुलाने लग जाती है, हीरो तो। जिसके बाद वो स्माइल करता है और उसे फोरहेड पर किस करने के बाद बोलता है चलो अब हम सो जाते हैं। लेकिन रिसा बोलती है मैं अभी नहीं सोना चाहती। वो बोलता है अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं तुम्हें पूरी रात जगा कर रखूंगा। नेक्स्ट सीन में वो उसके साथ शुरू हो जाता है और उसे बोलता है डोंट वरी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर रिसा को बहुत अच्छा लगता है। फुकामी बोलता है रिसा मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार बनना चाहता हूँ। रिसा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो उसे बेड पर पुश करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को रिसा सुनती है कि फुकामी किसी से फोन पर बात कर रहा है और वो रिसा के कॉलेज का नाम ले रहा होता है और बोलता है जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। ये सुनकर रिसा सोच रही होती है आखिरकार ये बंदा है कौन। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो फुकामी उसे बोलता है गुड मॉर्निंग, सोते हुए ना तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। रिसा शर्माते हुए अपना चेहरा छुपा लेती है। जिसके बाद वो उसे गुड मॉर्निंग किस करता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करता है। वो बोलती है ये तो कुकिंग में भी परफेक्ट है। फुकामी बोलता है एक दिन मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना भी खाना चाहता हूँ। रिसा बोलती है मैं इतना अच्छा खाना तो नहीं बनाती पर कोशिश जरूर करूँगी। और सोचने लग जाती है क्या मुझे रात के उस फोन कॉल के बारे में पूछना चाहिए। वो उसकी उधरी शक्ल देखकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है हाँ और सोचने लग जाती है ये मेरी केयर कर रहा है क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। फिर फुकामी उसे पूछता है तुम अपनी शॉपिंग कहाँ से करती हो। वो सोचने लग जाती है ये तो मेरा फैशन स्टाइल चेक कर रहा है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं तो शॉपिंग फुटपाथ या ट्रेन स्टेशन से करती हूँ। वो बोलता है चलो तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ पर तुम शॉपिंग करने के लिए हमेशा जाया करती हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। वो सोच रही होती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं एक प्रॉपर डेट पर हूँ। फुकामी उसे एक हेड पहनाकर बोलता है ये ट्राई करो तुम पे अच्छा लगेगा और फिर दूसरा हेड दिखाकर बोलता है अभी से ट्राई करो। वो सोचने लग जाती है ये कितना ज्यादा स्वीट है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। पर मुझे ऐसी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। तभी फुकामी पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। वो सोचती है अरे इसे कैसे पता चला, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। और वो पूछती है तुम क्या काम करते हो। वो बोलता है अरे क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या, चलो तुम ही गेस करो मैं क्या काम करता हूँ। वो काफी ज्यादा शौक होकर बोलने लग जाती है क्या तुम सेल्स में काम करते हो। फुकामी बोलता है थोड़ा और दिमाग लगाओ जान। वो बोलती है क्या तुम डॉक्टर हो या पायलट हो या फिर वकील हो। वो हंसते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इसी तरीके से मेरे बारे में बस सोचती रहो। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। फुकामी बोलता है तुम्हारा दिल एकदम साफ है, सेंसिटिव हो, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद है। वो सोचती है ये हर चीज को कितना साफ साफ बोल देता है ना, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। और इसके बाद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं जहाँ पर रिसा की नजर एक कपल पर जाती है जिनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। वो सोचती है हमारे भी ऐसे बच्चे होंगे। फुकामी बोलता है हम भी ये हो सकते हैं। वो शौक होकर बोलती है क्या। वो बोलता है ये मजाक था। रिसा सोचती है मैं भी क्या उल्टा फुल्टा सोचने लग जाती हूँ। फुकामी के फ्यूचर का हिस्सा मैं भला कैसे बन सकती हूँ। फुकामी बोलता है वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और उसे रिंग पहनाते हुए बोलता है मुझे मालूम है ये काफी जल्दी है और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, पर इससे पहले मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। रिसा बोलती है मैं इस रिंग को संभाल कर रखूंगी और सोच रही होती है अब फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है या नहीं, हो सकता है ये थोड़े पल की ही खुशियाँ हो।
और अगर ये सपना है तो मैं इसी सपने में रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपनी क्लास में उसी रिंग को देख रही होती है। उसके क्लासमेट आपस में बात करने लग जाते हैं। यार क्या कमाल की लड़की है। तभी एक बंदा बोलता है उसके हाथ में वो रिंग देखो, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी उनमें से एक लड़का रीसा के पास आ जाता है। रीसा उसे बोलती है योशिकी पूछता है आज तो काफी ज्यादा खुश लग रही हो, और उसकी रिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रीसा हाँ बोल देती है। योशिकी पूछता है क्या वो हमारे कॉलेज से है। रीसा बोलती है नहीं वो काम करता है। योशिकी पूछता है वो क्या काम करता है। एक्चुअली में तो उसे पता ही नहीं होता कि फुकामी काम क्या करता है, इसलिए वो बोल देती है वो एक ऑर्डिनरी सा सेल्समैन है। फुकामी पूछता है वो किस टाइप का आदमी है। रीसा बोलती है वो हैंडसम है, मैच्योर है और काफी ज्यादा जेंटलमैन भी है। अभी पीछे से फुकामी बोलता है मुझे सुनाई दे रहा है। उसे यहाँ पर देखकर रीसा तो शॉक हो जाती है और तभी अनाउंस किया जाता है आज के हमारे स्पेशल लेक्चर के लिए फुकामी होल्डिंग के सीईओ मिस्टर फुकामी यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हैं। तो सोचती है क्या ये सीईओ है और क्या उस फोन कॉल का यही मतलब था। फुकामी अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टूडेंट से पूछता है अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तभी एक लड़की पूछती है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। फुकामी बोल रहा है ये क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो वो लड़की सॉरी बोल देती है, लेकिन फुकामी बताता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो काफी ज्यादा अच्छी है। मेरा बस चलता तो मैं अभी उसे अपनी बाहों में ले लेता। ये सुनकर सारी लड़कियां तो चिल्लाने लग जाती है वाओ ये कितना ज्यादा कूल है ना। क्लास खत्म होने के बाद रीसा उसे ढूंढने लग जाती है। फुकामी उसे एक कॉर्नर में खींच लेता है और बोलता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। वो बोलती है मुझे तुमसे माफी मांगनी है। वो बोलता है माफी क्यों, क्या तुम्हारे जो बगल में बैठा था वो तुम्हें पसंद करता है। वो बोलती है ऐसा नहीं है, एक्चुअली में मुझे लग रहा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। सॉरी मैंने तुम पर डाउट किया। फुकामी बोलता है तब तो तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, चलो अब तुम मेरा चश्मा निकालो। जिसके बाद वो उसका चश्मा हटाती है। फुकामी उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें योशिकी देख लेता है, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे वो क्लास में कुछ रेसिपीज देख रही होती है। पीछे से योशिकी आकर बोलता है क्या तुम्हें कुकिंग सीखना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। रीसा उसे मना नहीं कर पाती। जिसके बाद वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर योशिकी पार्ट टाइम जॉब करता था। योशिकी बोलता है मैं फ्यूचर में अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। वो सोचती है ये मेरी ही उम्र का है, फिर भी कितनी आगे की सोचता है। योशिकी बोलता है तुम ट्राई करोगी क्या। वो बोलती है हाँ जरूर। तभी फुकामी उसे कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से रीसा को पता नहीं चलता और योशिकी उसे सिखाने के बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता है। रीसा सोचती है ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा है। अगर फुकामी को पता चला मैं इसके साथ यहाँ पर अकेली हूँ तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो आज की कुकिंग के लिए योशिकी को थैंक यू बोलती है। योशिकी बोलता है इसमें क्या है, मैं तो तुम्हें कभी भी सिखा सकता हूँ। और बोलता है वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लुक और तुम्हारे कैरेक्टर में काफी ज्यादा गैप है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और फैशनेबल भी और मॉडल भी और एक मॉडर्न जमाने की लड़की जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है। जब भी कोई लड़का तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करता है तो तुम बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती हो। रीसा बोलती है तो तुम्हें पता चल गया। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और अगर मैं ये तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ तो तुम्हारा इस पर क्या ख्याल है। रीसा तो हैरान हो जाती है। तभी फुकामी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल कर रहा था, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी तो मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ गया। वो बोलती है सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। योशिकी बोलता है इतनी देर से रीसा मेरे साथ थी इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि तुम मुझे कॉल कर रहे थे। फुकामी बोलता है तुम वही स्टूडेंट हो ना जो उस दिन मेरे लेक्चर में थे। रीसा को यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। फुकामी बोलता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, पता नहीं तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। और जाते हुए बोलने लग जाता है इतनी आसानी से मैं रीसा से गिव अप नहीं कर सकता। रीसा योशिकी की तरफ से उसे सॉरी बोलती है। फुकामी बोलता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, पर अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। वो नो बोल देती है और सोचने लग जाती है क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसकी जगह मैं होती और इसे किसी और लड़की के साथ देखती तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता। नेक्स्ट सीन में वो फुकामी के घर पर होती है और आइसक्रीम को खाते हुए बोल रही होती है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है।
फुकामी उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, चलो फाइनली तुमने स्माइल तो किया, और पूछता है क्या तुम कॉफी लोगी, तो वो हाँ बोल देती है। बोलता है झूठी कहीं की, मुझे मालूम है कि तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो स्माइल करते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें कल कॉलेज में पिक करने आ सकता हूँ, तो वो भी हाँ बोल देती है और बोलती है कल मैं योशिको को साफ साफ मना कर दूंगी। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बोलती है शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। वो उसे बोलता है जब इतना ज्यादा क्यूट चेहरा तुम बनाती हो ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है खुद को कंट्रोल करना, और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। ऐसा क्यूट से चेहरा तुम्हें किसी और को दिखाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज में योशिकी से मिलती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। योशिकी बोलता है अगर कल के बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो बोलती है लेकिन मुझे कुछ क्लियर करना है। तो वो बोलता है आखिर क्यों, मैं तो तुम्हें उस इंसान से ज्यादा प्यार करता हूँ ना। रिसा बोलती है सॉरी लेकिन मैं फुकामी के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। और तब योशिकी उसकी गर्दन पर लव बाइट का निशान देख लेता है, उसे दीवार पर पुश करता है और उसके क्लोज आकर बोलता है तुम्हें मालूम भी है मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है, और उसके उस निशान पर पेश कर बोलता है अगर तुम यहाँ से गई नहीं ना तो पता नहीं मैं कुछ कर बैठूंगा। इधर फुकामी रिसा को पिकअप करने के लिए आ जाता है। अभी उसे योशिकी मिल जाता है। योशिकी बोलता है मैंने अभी अभी रिसा को किस किया है। वो हंसते हुए बोलने लग जाता है तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो रिसा की मर्जी के खिलाफ हो। योशिकी बोलता है कितना अजीब है ना, तुम रिसा को अच्छे से जानते भी नहीं हो, पर कुछ भी हो तुम रिसा को कभी रुलाना मत। अगर मुझे कभी भी लगा तुम्हारा प्यार रिसा के लिए कम हो रहा है तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। फुकामी बोलता है तुम चिंता मत करो, रिसा से जुड़ी हुई हर बात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो रिसा से मिलता है। रिसा उसे बोलती है मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है। फुकामी बोलता है तो उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना। रिसा बोलती है नहीं। वो बोलता है तुमने ना बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद वो उसे हक कर सोचने लग जाती है ये कितनी अच्छी फीलिंग है ना कि तुम जिसे प्यार करो वो भी तुम्हें प्यार करे। नेक्स्ट सीन में वो रिसा को एक जगह पर लेकर आ जाता है। वो जगह रिसा को काफी ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर तो बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है। फुकामी बोलता है यानी कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। रिसा बोलती है हाँ। वो बोलता है दरअसल ये जगह हमारे कैफे के लिए है, कल इसकी ओपनिंग होने वाली है, तो मैं चाहता था सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ। उसके बाद वो उसे एक वेनिला कैपुचिनो कॉफी देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फुकामी बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। रिसा तो उसकी तरफ बस देखती रह जाती है। फुकामी उसे बोलता है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही ये कैफे खोला है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें वही कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों पहली बार मिले थे, और यहाँ पर फुकामी वेटर बनकर काम कर रहा था। एक्चुअली में ये कैफे फुकामी की फैमिली का ही था। एक्चुअली में फुकामी अपने यहाँ के कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहा होता है वेटर बनकर कि उसके यहाँ के खाने पर कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है, और उसी टाइम पर उसकी नजर रिसा पर पड़ती है जो कॉफी पीने की कोशिश कर रही होती है, पर हमेशा की तरह कड़वाहट की वजह से वो पी नहीं पाती है। जिसके बाद फुकामी उसे वनीला कैपुचिनो कॉफी देता है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है। वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो उसे ट्राई करती है और बोलती है इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। वो पूछता है क्या आप हमेशा ब्लैक कॉफी पीना पसंद करती हैं? वो बोलती है नहीं मुझे तो कॉफी पसंद ही नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे आज ये कड़वी ही लगी, लेकिन ये वाली कॉफी काफी ज्यादा अच्छी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फुकामी बोलता है उस दिन के बाद से ही मुझे तुम पर इंटरेस्ट आने लगा था, लेकिन तुम तो बहुत ही कम कैफे आया करती थी। तब उसके बाद मुझे ये मिला, और उसे वो रिव्यू पेपर दिखाता है जो रिसा ने लिखा था। ये उस स्टाफ मेंबर के लिए है। मैं उस दिन उस स्टाफ मेंबर से मिली जब मैं शुरू में टोक्यो में शिफ्ट हुई थी। अपने आप को यहाँ के लाइफस्टाइल में ढालने की टेंशन से जब मैं गुजर रही थी, तब उसने एक वनीला कैपुचिनो दिया और उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा था कि मुझे काफी अच्छा फील हुआ। मुझे लगता है वो सैंपल के लिए नहीं था बल्कि मेरे लिए ही था। मैं उस स्टाफ मेंबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे इस भीड़ भाड़ में अच्छा फील कराया। फुकामी बोलता है मैं सोचता था तुम जरूर किसी अच्छे घर से होगी, इसीलिए तुम्हारा दिल इतना ज्यादा साफ है, और इसी वजह से मैं इस जगह को तुम्हारे घर जैसा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फील हो कि तुम घर से दूर नहीं हो। लेकिन रिसा तुमने तो कभी मुझे ढूंढा ही नहीं, तुम मुझे भूल गई थी ना, पर मैं तुमसे मिलना चाहता था।
और हंसते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था ये सब कहते हुए मुझे इतनी ज्यादा शर्म आएगी। वो सोच रही होती है शायद ये पहली बार है जब फुकामी मुझे अपने इतने ज्यादा करीब लग रहा है। फुकामी उसे बोलता है, ये सच है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब तो तुम समझ ही गई होगी ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ देर के लिए ऐसे ही हक कर सकता हूँ? तो वो हाँ बोल देती है और सोच रही होती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फुकामी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है। फुकामी को बोलता है, स्टोर खुला नहीं कि तुम अपने साथ एक लड़की को लेकर आ गए? फुकामी बोलता है, अकस्तु कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अकस्तु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रीसा सोचती है इसका मतलब ये भी प्रेसिडेंट है। अकस्तु बोलता है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुमने एक लड़की के चक्कर में पूरा स्टोर ही क्यों खोल दिया। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि ये किस टाइप का स्टोर है और इसे खुलवाने वाली लड़की कौन है। तो कॉमी रीसा को लेकर वहाँ से चला जाता है। रीसा सोचती है शायद मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ इसलिए ये दूसरे लड़कों को मेरे बारे में बताना नहीं चाहता और ऊपर से मैंने अपना प्रॉपरली इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। यही सब सोचते हुए वो फुकामी को सॉरी बोलती है, मुझे माफ करना, मैं उसके सामने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाई और उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। काश मैं तुम्हारे लायक होती। ये सुनकर फुकामी बोलता है, तुम जब टेंशन में होती हो ना और भी ज्यादा क्यूट लगती हो और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें साथ देखे। नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्त से बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है, मुझे मालूम है तुम इतना ज्यादा इनसिक्योर फील क्यों करती हो क्योंकि तुम्हें जरूरत से ज्यादा मिला है। रीसा बोलती हाँ। उसकी फ्रेंड बोलती है, डोंट वरी, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। तभी उसके सामने एक आदमी आकर बोलता है, मिस रीसा, मैं आपको पिकअप करने के लिए आया हूँ। वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो बोलता है, मैं मिस्टर फुकामी का सेक्रेटरी हूँ, बॉस आपका वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो फुकामी के पास आ जाती है और उसे देखकर सोच रही होती है, आज फुकामी का लुक कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। वो बोलता है, चलो पार्टी में चले, मैंने कैफे की ओपनिंग के लिए एक पार्टी रखी है। रीसा बोलती है, मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? वो बोलता है, अगर तुम नहीं आओगी तो ओपनिंग कैसे होगी? रीसा बोलती है, मैंने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हैं। वो उसके करीब आकर बोलता है, तुम फिक्र मत करो सिंड्रेला। और फिर हमें दिखाया जाता है उसने तो सारी तैयारी पहले से कर रखी होती है। रीसा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो अलग अलग कपड़े ट्राई करती है। फुकामी सोच रहा होता है, अरे यार ये तो हर ड्रेस में क्यूट लग रही है। इसके बाद वो फाइनली एक रेड कलर का ड्रेस ट्राई करती है जिसमें फुकामी उसे देखते ही रह जाता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उसके जाने के बाद वो उसे हक करता है और बोलता है, सॉरी, तुम इतनी ज्यादा सुंदर दिख रही हो कि मैं अपने सेक्रेटरी के सामने ही तुम्हें हक करने वाला था। आई नो, मैंने कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देखे, पर मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे। इसके बाद दोनों के बीच में फिर से रोमांस होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो रीसा को कैफे की ओपनिंग पार्टी में लेकर आ जाता है। सभी फुकामी को कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। रीसा सोचती है, फुकामी कितना ज्यादा अमेजिंग पर्सन है ना, क्या ये सही है कि मैं इसके साथ हूँ? तभी कोई पूछता है, क्या ये लड़की आपकी कंपनी से है? फुकामी बोलता, नहीं, ये अभी कॉलेज स्टूडेंट है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये लड़की मेरी लाइफ का सच्चा प्यार है। रीसा बोलती है, क्या ये सबको बताना सही है? वो बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, जो सच है मैंने उन्हें वही बताया। अब सभी को पता चल जाएगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो सोचने लग जाती है, इसने तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और उसे बोलती है, फुकामी आई लव यू। नेक्स्ट सीन में वो वॉशरूम से निकलती है लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है जिस वजह से उसका सैंडल टूट जाता है। वो सोच रही होती है, ऐसे अब मैं पार्टी के अंदर वापस कैसे जाऊं? अभी वहाँ पर अकत्सु आ जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ पर फुकामी के साथ आई हो ना? नेक्स्ट सीन में वो उसका सैंडल ठीक कर उसे दे देता है। रीसा उसे शुक्रिया अदा कर देती है। तभी वो दरवाजे को बंद कर बोलता है, तुम बहुत ही जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेती हो, ये जानते हुए कि तुम उसकी वीकनेस हो। जैसे मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? वो नर्वस होकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे वो रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए जो वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, यानी कि उसका पास। रीसा बोलती है, मुझे कुछ नहीं जानना। मन में सोचती है, पर मुझे जानना है उसके पास के बारे में, पर इस आदमी से नहीं। अगस्तो बोलता है, ओ तो तुम नहीं जानना चाहती उसने जिंदगी काटने के लिए क्या क्या कांड किए हैं? रीसा बोलती है, जब मुझे फुकामी खुद बताएगा तो मैं सुन लूंगी।
लेकिन अकस्तु उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। अभी तो मैंने बस तुमको किस ही किया है, अगर मैंने कुछ और कर भी लिया तो क्या कर लोगी तुम। तभी फुकामी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है रिसा से दूर रहो और रिसा से पूछता है इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या। अकस्तु बोलता है अभी तो मैंने बस किस किया है, पर तुमने जो किया है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फुकामी बोलता है तुम ना अपने काम से काम रखो, हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो। इसके बाद रिसा सोच रही होती है शायद फुकामी को मुझसे नफरत होने लगी है, लेकिन फुकामी तो उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ से उसका गाल टच करता है तो वो डर जाती है। फुकामी सब कुछ समझ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस आदमी से बचा नहीं पाया, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। रिसा बोलती है ऐसा मत बोलो, लेकिन फुकामी उसे बार बार सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कस्तू ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा है क्या। रिसा बोलती है नहीं तो। फुकामी बोलता है मेरा पास काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता, क्या तुम मुझसे नाराज हो। रिसा बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं कम होगा। जिसके बाद वो उसे हक कर लेता है और उसे बोलता है डोंट वरी, उस अकस्तु के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगा। जिसके बाद वो उसके साथ रोमांटिक होने लग जाता है। तभी उसे उसका सेक्रेटरी आकर बुला लेता है। जैसे ही वो जाता है तो रिसा देखती है फुकामी तो अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गया है। जब वो फोन देने के लिए जाती है तो फुकामी और उसके सेक्रेटरी को अकस्तु के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में रिसा सोच रही होती है पूरा हफ्ता बीत गया है, उस दिन के बाद मेरी फुकामी से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन तभी वो फुकामी को एक लड़की के साथ देख लेती है, जिसके बाद उसका मुंह तो लटक जाता है और सोचने लग जाती है क्या फुकामी मुझे धोखा दे रहा है। तभी रास्ते में उसे अकस्तु मिल जाता है। वो उसे कुछ गिफ्ट देते हुए उस दिन के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन रिसा उसका गिफ्ट नहीं लेती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोक कर बोलता है तुम्हारा और फुकामी का रिलेशन कैसा चल रहा है, लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। वैसे भी कॉलेज टाइम से वो किसी भी लड़की के साथ ज्यादा टिकता कहाँ है, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तभी उसे कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो रिसा को बोलता है लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। रिसा पूछती है क्या मैटर है। वो जाते हुए बोलता है तुम न्यूज देख लेना, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। इसके बाद जब वो न्यूज देखने के लिए मोबाइल निकालती है तो पीछे से आकर फुकामी उसे हक कर लेता है और बोलती है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। जिसके बाद ये दोनों घर पर होते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है उसने जिस लड़की को फुकामी के साथ देखा था वो तो किसी कंपनी की प्रेसिडेंट है और आज ही फुकामी ने उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फुकामी बोलता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही थी, तुम मुझ पर डाउट कर रही थी। रिसा सेट सा चेहरा बनाकर बोलने लग जाती है नहीं बस गुस्सा थी। फुकामी उसे सॉरी बोलता है, उसके बाद उसे टीज करता है और उसे अपनी बाहों में बिठा कर बोलता है अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात हो तो मुझसे बेहिचक पूछ सकती हो, खुद से ही मन में कुछ सोच मत लेना। वो बोलती है अकस्तु कह रहा था कि तुम कभी किसी को लेकर सीरियस नहीं हुए। फुकामी बोलता है पहले मैं सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचता था, तुमने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है, पर तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में तुम उस अकस्तु से मिली थी। जिसके बाद वो उसके साथ रोमांस करने वाला था। वो उसका एक बटन खोलता है लेकिन रुक जाता है। रिसा पूछती है क्या हुआ। वो बोलता है तुम कंटिन्यू करो, मैं देखना चाहता हूँ। जिसके बाद रिसा अपना एक बटन खोलती है लेकिन फिर उसको हक कर बोलती है सॉरी मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हूँ। जिसके बाद फुकामी स्माइल करता है और दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अगस्तु फुकामी को कॉल कर बोलता है अरे वाह, एक लड़की के लिए तुमने मेरे सारे शेयर्स गिरा दिए। फुकामी बोलता है तुम रिसा से दूर रहना वरना तुम्हें बर्बाद करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में रिसा की दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि फुकामी ही होता है। फुकामी की हैंडसम शक्ल को रिसा की दोस्त तो बस देखती ही रह जाती है। अगले सीन में रिसा अकस्तु के कैफे में होती है। आज उसका अकस्तु के कैफे के मॉडल के रूप में फोटो शूट होता है। असल में फुकामी ने ही रिशा को इस काम के लिए वहाँ पर भेजा होता है ताकि रिशा हर सिचुएशन के लिए स्ट्रॉन्ग बन सके, पर उसे लग रहा होता है कि फुकामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अकत्सु के साथ है। अकस्तु बोलता है कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने तुम्हें यहाँ पर आने दिया। पहले तो मैं क्यूरियस नहीं था लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हें अपना बनाना ही होगा।
रिसा काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो खुश हो जाती है जब वो देखती है फुकामी ने अपनी सेक्रेटरी को उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर भेज रखा था। लेकिन फोटोशूट के दौरान रिसा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी फुकामी आकर उसे कंपनी देता है, जिसके बाद रिसा भी रिलैक्स फील करती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अकस्तु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर पर होते हैं। रिसा बोलती है, तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। फुकामी उसे किस कर बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। वो बोलती है, नहीं मैं तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक बन जाऊँ। वो उसे किस कर बोलता है, तो इसे ट्राई करो। तो रिसा भी वाइन पीने का ट्राई करती है। इसी बीच उसे उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है, मुझे भी पहली नजर में एक लड़की से प्यार हो गया है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैफे में मिलती हैं और यहाँ पर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसी के बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया है। वो अपनी दोस्त को बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसकी दोस्त का तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाती है। यहाँ पर जब उसकी दोस्त नहाने के लिए जाती है, तभी रिसा के घर पर फुकामी आ जाता है। लेकिन रिसा फुकामी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन फुकामी को तो कुछ और गलत ही लगने लग जाता है। इसलिए वो दीवार पर उसे पिन करता है और फ्लर्ट करते हुए बोलने लग जाता है, क्या बात है वो बताओ, वरना मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन तभी उसे अंदर से लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और रिसा को सॉरी बोलता है, मुझे तो लगा था अंदर कोई लड़का है। वो बोलती है, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकती। वो बोलता है, मैं जानता हूँ, बस थोड़ा सा डर गया था। अभी के लिए तुम अपनी फ्रेंड के साथ रहो, फिर कभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जैसे ही रिसा की दोस्त बाहर आती है, वो पूछती है, कौन आया था? फुकामी आया था ना। वैसे आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं हमेशा हर चीज तुम्हारे साथ ही अच्छी क्यों होती है। तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड भी मिल गया। वो बोलती है, तो मैं क्या करूँ इसमें? फ्रेंड बोलती है, तो मुझे फुकामी दे दो। मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती कि कोई मुझे बिना ट्राई किए ही रिजेक्ट कर दे। रिसा बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलती है, मुझे एक दिन के लिए फुकामी के साथ डेट पर जाने दो। अकेले ना सही, हम तीनों साथ में तो जा ही सकते हैं ना। मुझे एक बार ट्राई करने दो, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती। सीन में तीनों बाहर जाते हैं। फुकामी उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। उसकी दोस्त रिसा से पूछती है, क्या ये तुम्हें ऐसी ही जगह पर लेकर आता है? मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है। फुकामी उन दोनों से परमिशन लेने पर वाइन ऑर्डर कर देता है। उसकी दोस्त उसे बोलती है, ये तो कितना ज्यादा मैच्योर है। वो सोच रही होती है, फुकामी इतना अच्छा मत बनो वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है क्योंकि उसके कंपैरिजन में उसकी दोस्त काफी ज्यादा स्मार्ट और मैच्योर थी, जिससे ये चांस था कि फुकामी को उससे प्यार हो जाए। इसी बीच उसकी दोस्त उसे बोलती है, चलो ना क्यों गेम खेलते हैं, जो जीतेगा फुकामी उसे किस करेगा। रिसा इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी और ऊपर से वो इस गेम को हार भी जाती है और बेट के अकॉर्डिंग फुकामी उसकी दोस्त को किस करने का प्रिटेंड भी करता है। लेकिन रिसा उसे रोकती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है, भले ही तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर मैं फुकामी को तुम्हें नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी दोस्त बोलती है, तुम बचपन से ही काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही हो, पर तुम ऐसा कह रही हो तो जरूर कोई बात होगी। और यहाँ पर रिसा की दोस्त अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए फुकामी को गिव अप कर देती है। नेक्स्ट सीन में फुकामी रिसा को बोल रहा होता है, आज तुम्हारी दूसरी साइड देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारी दोस्त की वजह से तुम्हारी पॉजिटिवनेस बाहर आ गई। और उसे टीज कर बोलता है, जो तुम अपने साथ करना पसंद करती हो वो तुम मेरे साथ करने का ट्राई करो। उसके बाद रिसा फर्स्ट टाइम खुद से स्टेप बढ़ाती है। फुकामी उसका ये साइड देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन रिसा शर्मा कर बोलती है, मुझसे नहीं होगा। फुकामी उसे हक कर बोलता है, नेक्स्ट वीक मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में फुकामी के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद रिसा सोच रही होती है, अब मुझे भी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। लाइफ की हर सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे अपनी दोस्त के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर यूशी की पार्ट टाइम जॉब करता है। वो इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है, आई थिंक मुझे भी अब काम करना चाहिए। उसकी दोस्त बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। योशिकी बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर काम करना शुरू क्यों नहीं कर देती। उसकी दोस्त बोलती है, यहाँ पर तुम किसी काम कर सकती हो, एक कैफे तो अकस्तु का है ना, उसी ने तो तुम्हें जबरदस्ती किस किया था। और तभी अकस्तु वहाँ आकर उसका मुंह बंद कर देता है
और बोलता है तुम ना बहुत ज्यादा बोलती हो। अगर तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम भी यहाँ पर काम करना क्यों नहीं शुरू कर देती। योशिकी बोलता है तुम किसके बारे में क्या बोल रही थी। रिसा बोलती है हाँ मुझे यहाँ पर काम करना है। उसकी दोस्त बोलती है बिल्कुल नहीं करेगी ये यहाँ पर काम। लेकिन योशिकी बोलता है वो किस क्या बोल रही थी। तभी अगस्तो बोलता है क्या तुम चुप रहोगे। नेक्स्ट सीन में रिसा अपनी पार्ट टाइम जॉब पर लग जाती है। उसके बाद वो फुकामी को भी कॉल कर बता देती है मैंने काम करना शुरू कर दिया है। फुकामी काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन रिसा सोचती है क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं अगस्तो के कैफे में काम कर रही हूँ और ऊपर से वहाँ पर योशिकी भी काम करता है। तभी डोरबेल बजता है और रिसा को एक पार्सल मिलता है। इसमें एक परफ्यूम होता है। फुकामी उसे स्मेल करने के लिए बोलता है। जब रिसा उसे स्मेल करती है तो उसमें फुकामी की ही खुशबू होती है, इसलिए वो उसे फील करने लग जाती है और बोलती है फुकामी तुम दूर रहकर भी मेरे पास ही हो। इसके बाद एक दिन रिसा की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर अगस्तो उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। वो बोलती है मुझे भूख नहीं लग रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो बोलता है तुम्हें पे करने को कौन बोल रहा है। वो बोलती है तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उससे पूछती है क्या तुम रिसा को लेकर सीरियस थे। वो बोलता है अब तो वो सब पुरानी बातें हैं। नेक्स्ट सीन में रिसा अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रही होती है। रास्ते में उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो डर की मारी फुकामी को कॉल करती है। लेकिन फिर सोचने लग जाती है मैं हर बात के लिए फुकामी पर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, इसलिए वो कुछ भी बहाना बना देती है। वो ना मैं अपना काम खत्म कर घर जा रही थी, लेकिन फुकामी को उसकी आवाज से लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो किसी को कॉल कर बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। दूसरी तरफ अगस्तो और रिसा की दोस्त की लव कहानी भी आगे बढ़ रही होती है। उन दोनों को किस करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में रिसा अपना काम खत्म कर घर जाने वाली होती है। योशिकी उसे बोलता है वेट करना मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तभी एक आदमी योशिकी को पकड़कर बाहर कर देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। यह देखकर रिसा तो काफी ज्यादा डर जाती है। रिसा उस आदमी को बोलती है तुम मेरे पास मत आना। वो बोलता है डरो मत, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ, मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। रिसा सोचती है मैं क्या करूँ, आसपास तो कोई है भी नहीं, शायद ये वही आदमी है जो कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। वो डर से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चाकू दिखाते हुए बोलता है तुम कहीं नहीं जा सकती हो जाने मन, तुम्हें मेरा बनना ही होगा, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया है। रिसा तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी फुकामी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और स्टोकर से रिसा को बचा लेता है। योशिकी भी उसके पास आ जाता है और बोलता है डरो मत, वैसे तुम ठीक हो ना, पुलिस को तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगनी है। रिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसे बोलता है उस दिन फुकामी ने मुझे कॉल कर कहा था उसे तुम्हारी चिंता है क्योंकि आजकल तुम काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूं तब तक कि वो अपने काम से वापस ना आ जाए। रिसा सोचती है आखिरकार फुकामी ने ही मुझे बचाया। तभी फुकामी रिसा के पास आता है और वो रिसा को गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में होते हैं। फुकामी रिसा से माफी मांगता है। रिसा बोलती है तुम क्यों माफी मांग रही हो, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैं ही मैच्योर नहीं हूँ। फुकामी बोलता है तुम इस प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल करना चाहती थी ना, पर तुम मुझे इस बारे में बता सकती थी। रिसा बोलती है तुमसे दूर रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे बिना मैं यूजलेस हूँ, इसलिए मैं मैच्योर होना चाहती थी ताकि एटलीस्ट मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, इसलिए मैंने काम भी करना शुरू कर दिया, पर एंड में तो मुझे तुम्हारी ही हेल्प लेनी पड़ी, एक छोटे बच्चे की तरह। फुकामी बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी बड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हें कंफर्ट फील करा सकूं और तुम्हें ये फील करा सकूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। तुम्हें मालूम है पहले मैं अकेला रहना पसंद करता था, मुझे बिजनेस ट्रिप से वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं हर पल सोच रहा था कि मैं जल्दी से वापस कब आऊँ। फर्स्ट टाइम है जो मुझे वापस आकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यह सुनकर रिसा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी बाहर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और उसे बोलता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही अरेंज किया है, और उसे पूछता है कि आपसे तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी। मैंने इस बारे में तभी सोच लिया था जब मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था, और इस इंसिडेंट के बाद मैं कंफर्म हो गया कि हमें साथ रहना चाहिए। रिसा बोलती है लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। वो बोलता है बुद्धू कहेगी, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे शर्माने का अंदाज, तुम्हारा मेरे लिए हार्ड वर्क करना, तुम्हारी आवाज, ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा सुकून देता है।
और उसे हक कर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। ये सब सुनकर रीसा की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और बोलती है, लेकिन मैं तो ढंग से खाना भी नहीं बना पाती हूँ, अपन घर के सारे कामों में भी तो मुझसे बेटर हो। वो बोलता है, इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीसा बोलती है, लेकिन ये घर तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, अगर हम लोग हाफ भी पे करेंगे तो भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। फुकामी हंसते हुए बोलने लग जाता है, तुम्हें पे करने की क्या जरूरत है। रीसा बोलती है, इस तरीके से मैं हमेशा तुम पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, वरना मैं हमेशा बच्ची ही रह जाऊंगी। तो फुकामी भी उसे किस कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय। नेक्स्ट सीन में वो उसे बोलता है, मैंने बचपना वाली रीसा को बहुत ज्यादा देख लिया है, अब मैं बड़ी रीसा को देखना चाहता हूँ, और उसे किस करने को बोलता है, जिसके बाद रीसा उसे किस करती है। उसके बाद वो बोलता है, मेरे कपड़े उतारो। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। वो बोलता है, तुम बड़ी होना चाहती हो ना। ये सुनकर रीसा उसकी शर्ट के बटन खोल देती है, लेकिन फिर बोलती है, मैं और नहीं कर सकती। उसके बाद फुकामी उसे बेड पर पुश करता है और बोलता है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। नेक्स्ट सीन में वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो फुकामी के साथ ही रहने वाली है। उसकी दोस्त बोलती है, उस टोकर वाले इंसिडेंट के बाद मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड थी, पर ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। रीसा पूछती है, तुम और अगस्तु क्या रिलेशनशिप में हो। वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। रीसा बोलती है, मैंने काफी टाइम तुम लोगों को साथ में देखा है। तो उसकी दोस्त हंसने लग जाती है और रीसा भी अपनी दोस्त के लिए खुश होती है। उसके बाद वो फुकामी के साथ घर में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन वो बड़े ही जोश के साथ उससे बोलती है, आज घर का सारा काम मैं करने वाली हूँ, तुम बस आराम करो। वो बोलता है, आज तो तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हो। वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो बोलता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें पैम्पर करता हूँ। इसके बाद वो उसे कपड़े धोना सिखाता है और फिर टॉवल रखना और उसके बाद रूम की सफाई करना, और उसके बाद उसे टीज करता है, जाओ बेडरूम में जाकर टिश्यू रिफिल कर दो, जरूरत पड़ती है। इसके बाद वो फुकामी की गोद में सर रखकर सो जाती है और सोच रही होती है, आज ये मुझे इतना ज्यादा पैम्पर क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है तो वो तो बैठे बैठे ही सो गया होता है। इसी बीच फुकामी का सेक्रेटरी उसके घर आ जाता है। वो लोग काम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी बोलता है, आप काम का इतना ज्यादा प्रेशर मत दीजिए बॉस, आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। फुकामी बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ। सेक्रेटरी पूछता है, क्या आप अच्छे से सो रहे हो। वो बोलता है, अभी मेरे साथ रीसा है ना। तभी रीसा उन्हें सुन लेती है, सोच रही होती है, मेरी वजह से ये खुद को कितना ज्यादा पुश कर रहा है, इसलिए वो घर से बाहर चली जाती है ताकि पीछे से फुकामी रेस्ट कर सके। बाहर निकलने के बाद वो सोच रही होती है, फुकामी हमेशा अकेले ही रहा है और इस तरह अचानक से मेरा उसके साथ रहना, जरूर वो इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तभी उसकी नजर एक ओल्ड कपल पर जाती है। वो सोच रही होती है, क्या मैं भी फुकामी के साथ पूरी जिंदगी ऐसे बिता सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो घर पर आती है तो फुकामी फोन पर बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर रहा होता है। रीसा को देखकर बोलता है, तुम आ गई। रीसा बोलती है, मैं फ्रेश होकर सोने के लिए चली जाती हूँ। वो ओके बोल देता है। रीसा सोच रही होती है, क्या मुझे उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए। और वो बेडरूम से बाहर निकलती है तो देखती है फुकामी तो सोफे पर सोया हुआ है और सोच रही होती है, मेरी वजह से आज ये काफी ज्यादा थक गया होगा, इसलिए इसे अकेले सोने का मन है। नेक्स्ट डे वो बोलता है, मैं काम पर जा रहा हूँ। रीसा सोच रही होती है, ये आज इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, और वो उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो फुकामी को गिरा हुआ पाती है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। वो बताता है, बॉस का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा हाई है। रीसा सोचती है, मैं इसके साथ रह रही हूँ और मैंने ये बात नोटिस तक नहीं की, मैं सच में फुकामी के लायक ही नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में फुकामी की जैसे ही नींद खुलती है तो वो बेड से उठकर जाने लगता है। ईशा पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलता है, मुझे पानी पीना है। ईशा उसे पानी देकर बोलती है, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। फुकामी बोलता है, तुम रहने दो, मैं सब कुछ कर लूंगा, वैसे भी इतने दिनों तक मैं सब कुछ अकेला ही करता हुआ आया हूँ। ईशा बोलती है, क्या मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ।
फुकामी बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। रिसा बोलती है तुम ना बेवकूफ हो, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में तुम्हें बस मेरी ही जरूरत हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, तुम शायद मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहते, पर अब तो हम दोनों साथ में रहते हैं ना, इसलिए ऐसा मत बोलना कि तुम अकेले ही ठीक हो जाओगे। फुकामी स्माइल करता है और उसे मास्क पहना कर बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। इसके बाद रिसा उसकी बॉडी क्लीन करती है। फुकामी बोलता है पहली बार है जो कोई मेरा ख्याल रख रहा है। रिसा बोलती है सॉरी, तुम्हारे साथ रहकर भी मैं ये नोटिस नहीं कर पाई कि तुम्हें तेज फीवर है। मैं तो यूजलेस हूँ, पर मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। वो उसका मास्क हटाकर किस करने वाला होता है, लेकिन फिर बोलता है मैं तो अभी किस भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसकी निक पर लब बाइट दे देता है और बोलता है जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो यही तुम्हारे लिप्स के साथ करूंगा। रिसा तो शर्माने लग जाती है। फुकामी उसे हक कर कर बोलता है अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ रहोगी तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी कामी को एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की बोल रही होती है कामी मैंने सुना है कि तुम इंगेज्ड हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फुकामी ऑफिस के लिए जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले रिसा के कानों में बोलता है आज रात के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं देने वाला। रिसा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी रिसा से मिलती है और उसे पूछती है क्या तुम फुकामी की फियांसी हो। रिसा बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? वो बताती है कि मैं उसकी मॉम हूँ। जिसके बाद वो उन्हें घर के अंदर लेकर आ जाती है। मॉम बताती है जब फुकामी जूनियर स्कूल में था ना तब मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था और फुकामी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरी मॉम थी, लेकिन शायद उसने ये सारी बातें तुम्हें नहीं बताई होगी। रिसा बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? फुकामी की मॉम बोलती है तुम ड्रिंक लो ना, क्या तुम ड्रिंक नहीं करती? तो वो नो बोल देती है। कि मॉम बोलती है वैसे कहना तो बहुत कुछ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसा सोचती है भले ही इनके आपस में रिलेशन अच्छे ना हो पर फिर भी ये फुकामी की मॉम है, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में वो एक क्लब में लड़कों के बीच में होती है। फुकामी की मॉम बोलती है ये मेरा क्लब है, मुझे लोगों से मिलना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये होस्ट क्लब खोला है। लेकिन रिसा तो इधर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो सोचती है मैं फुकामी को क्या बताऊंगी। तभी फुकामी उसे कॉल कर पूछता है तुम कहाँ पर हो। रिसा उसे बताना नहीं चाहती थी तो फुकामी उसे बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रिसा नो बोल देती है। तभी फुकामी उसके सामने आ जाता है और बोलता है बात छुपाने की सजा तो तुम्हें फिर से मिलेगी। रिसा पूछती है तुम यहाँ? फुकामी बोलता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। रिसा सोचती है मैं नहीं चाहती थी फुकामी मुझसे नाराज हो जाए और उसे बोलती है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फुकामी उसे हक कर बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा मासूम हो और बहुत ज्यादा क्यूट भी, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उसकी मोम आकर बोलती है मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम्हें भी मालूम है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। फुकामी बोलता है मॉम आप मेरी और रिसा की लाइफ से दूर ही रहें। उसकी मॉम बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर रहूंगी और बदले में तुम्हें यहाँ पर आज होस्ट का काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में रिसा फुकामी की मॉम से पूछती है आप अपने ही बेटे से यहाँ पर होस्ट का काम क्यों करवाना चाहती हैं? मॉम बोलती है आज मेरे 2 होस्ट एक ही टाइम पर रिजाइन देकर चले गए और मेरा सारा काम गड़बड़ हो गया। वैसे तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? तुम भी काफी ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम कस्टमर को पटाने में मेरी हेल्प नहीं करोगी? वो मना कर देती है। तभी फुकामी आकर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा चीप नहीं है जो ये सब काम करे। हम बोलती है जो बंदा हमेशा इन सब चीजों के अगेंस्ट था आज वो इस रोल में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बोलता है क्योंकि इसके बाद मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और उसके बाद वो रिसा को बोलता है तुम घर जाओ, लेकिन रिसा बोलती है मैं यहीं पर रहूंगी। वो बोलता है यहाँ पर मैं दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाला हूँ, क्या तुम ये सब देख पाओगी? रिसा सोच रही होती है फुकामी एक होस्ट की ड्रेस में कितना ज्यादा सेक्सी लग रहा है ना। नेक्स्ट सीन में वो लड़कियों के बीच में होता है और उसका फ्लर्टिंग भी फुल ऑन चालू रहता है। रिसा एक लड़की की ड्रेस में आकर फुकामी को बोलती है मुझे तुमसे कुछ काम है। फुकामी उसे बोलता है मैंने तुम्हें वेटिंग रूम में वेट करने को कहा था ना, और तुम इतना ज्यादा क्यूट क्यों बन रही हो? तुम्हें तो कोई भी पहचान लेगा, या तुम्हें जेलसी हो रही है? रिसा बोलती है सॉरी मुझे मालूम है ये सिर्फ काम है।
फुकामी पूछता है, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था ना? लिसा सोचती है ये अपनी मोम से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसे मोम भी नहीं कहना चाहता और बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ था। बोलता है आई एम सॉरी, पर मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल अलग है। हम में बहुत सारी कमियां हैं। मैं उनका बेटा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे सिर्फ अपना काम निकलवाती है। अगले सीन में एक स्टाफ मेंबर फुकामी की मोम को बोलता है लड़का कौन है, काफी ज्यादा स्मार्ट है और मैच्योर भी है। उसकी मोम उसे देखकर स्माइल करती है और आज का कलेक्शन काउंट करती है। फुकामी बोलता है ये इनफ रहेंगे ना आपके लिए पैसे, इससे आप एक अच्छे होस्ट को हायर कर सकती हैं। और वो रिसा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मॉम बोलती है क्या तुम मुझ पर अपना एहसान जता रहे हो? फुकामी बोलता है बहुत हुआ, अब और आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और वो रिसा के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से वो फुकामी की मोम के पास आती है। मोम बोलती है क्या हुआ, मुझे लगा तुम तो चली गई थी। उन्हें कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी फुकामी की मोम को अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाती हैं। घबरा कर बोलती है मैं अभी फुकामी को बुलाती हूँ। फुकामी की मोम बोलती है रहने दो, लगता है अब मैं अपने बेटे को और नहीं देख पाऊंगी, पर तुम ये बात फुकामी को मत बोलना, मैं तो बस आखिरी बार उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। रिसा तो घबरा जाती है और फुकामी को लेकर आ जाती है। फुकामी उन्हें देखकर बोलता है ये फिर से बीमार होने का नाटक कर रही है। तभी उसकी मोम हंसते हुए उठ जाती है। ओह तो तुम्हें पता चल ही गया। फुकामी बोलता है ये हमेशा ऐसा ही करती हैं। मॉम रिसा को बोलती है मुझे नहीं मालूम था तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगी। रिसा बोलती है इसका मतलब आप मुझे बेवकूफ बना रही थी। मॉम बोलती है गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी तो तुम समझ जाओगी। रिसा रोते हुए बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सही सलामत हैं। मॉम बोलती है तुम रो क्यों रही हो, ये मैटर ही नहीं करता कि मैं बीमार हुई या नहीं। वो बोलती है मैटर करता है, आप फुकामी के करीब आना चाहती हैं। फुकामी तुम भी ना, आप दोनों एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को माफ क्यों नहीं कर देते। फुकामी उसका मुंह बंद कर बोलता है रिसा तुम शांत हो जाओ। मॉम रिसा को बोलती है तुम्हारा दिल ना बहुत ही ज्यादा साफ है, मुझे लगता है मुझे भी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। और वो फुकामी को बोलती है इतने सालों में मुझे रियलाइज हो गया कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरी मॉम हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। फुकामी बोलता है ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर वैसे भी अब मेरे पास रिसा है। रिसा बोलती है मैं कभी कभी हेल्पलेस हो जाती हूँ पर मैं हमेशा फुकामी का साथ देना चाहती हूँ। फुकामी की मॉम बोलती है मुझे ये कहने का हक तो नहीं है पर प्लीज तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। रिसा भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर आ जाते हैं। फुकामी बोलता है रिसा अगर तुम मेरे साथ ना होती ना तो मैं वो होस्ट का काम कभी नहीं करता, बल्कि मैं ऐसा कुछ करता कि वो क्लब बर्बाद हो जाता। तुमने तो मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है, अब मुझे कोई भी गलत काम करने का मन नहीं करता, अब ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। लेकिन फुकामी उसे सोफे पर पिन करते हुए बोलता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे बिना बताए ही क्लब चली गई, और उसे टीज करने लग जाता है अब से दोबारा ऐसा रिस्क कभी मत लेना, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे मालूम है मेरा साथ देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिसा बोलती है तुम मुझे जितना प्यार करोगे मैं उतनी ज्यादा मजबूत बनती जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही रिसा सोकर उठती है तो वो देखती है फुकामी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा है। जैसे ही वो उनके पास आती है तो फुकामी का सेक्रेटरी रिसा को बोलता है क्या मैं आप दोनों के साथ रह सकता हूँ? ये सुनकर रिसा तो शॉक ही हो जाती है। इसके बाद फुकामी का सेक्रेटरी उन दोनों के साथ ही घर में शिफ्ट हो जाता है। फुकामी बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जितने दिन यहाँ पर रहना है रह सकते हो। सेक्रेटरी बोलता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, अगर मेरी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ तो? फुकामी बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। नेक्स्ट सीन में रिसा और सेक्रेटरी दोनों ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहस कर रहे होते हैं। तभी फुकामी रिसा के पास आकर बोलता है छोड़ो ना, उसे ब्रेकफास्ट तैयार करने दो। पहले तो मुझे ये बताओ जब तुम उसे उसके नाम से बुला सकती हो तो मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती? और फिर वो रिसा से अपना नाम बुलवाता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कैसा रहेगा अगर मेरे नाम के साथ रिसा का नाम भी जुड़ जाएगा। सेक्रेटरी बोलता है मुझे नहीं पता। रिसा सोचती है ये इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में फुकामी ऑफिस जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी उसे कॉफी देते हुए उसकी टाई ठीक कर रहा होता है। रिसा सोचती है
ये तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं नहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और बोलती है आज मैं डिनर बनाऊंगी। सेक्रेटरी बोलता है शाम को बॉस की मीटिंग है, इसलिए डिनर लाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा मैं ही बना लूंगा। फुकामी भी उसे कुछ नहीं बोलता और रिसा सोचने लग जाती है मैं तो फुकामी के किसी भी काम के लायक ही नहीं हूँ। अगले सीन में वो मार्केट से सामान लेकर आ रही होती है और सोच रही होती है मैं तो फुकामी की वाइफ बनने के लायक ही नहीं हूँ, उसका सेक्रेटरी तो मुझसे भी ज्यादा बेटर है। तो फिर बोलती है मुझे ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपना 100% देना होगा। तभी वो फुकामी के सेक्रेटरी को एक लेडी के साथ देखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है। वो उसे उस लेडी से इंट्रोड्यूस करवाता है, ये क्वीन कॉफी की डायरेक्टर मिस मोगोमी हैं। रिसा सोचती है अब मैं इसे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं? क्या मैं इसे ये बोलूं कि मैं फुकामी की गर्लफ्रेंड हूँ? लेकिन तभी फुकामी का सेक्रेटरी बोलता है ये मेरी दूर की कजन है। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो सेक्रेटरी उसे बोलता है आपको क्या लगता है आपको अपना फियांसी बनाकर उन्हें फायदा हो रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी में वो लैपटॉप में कुछ कर रही होती है, तभी फुकामी उसके पास आकर बोलता है सोना नहीं है क्या? वो बोलती है मैं बस थोड़ा सा काम कर रही हूँ। वो पूछता है मेरे सेक्रेटरी और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है कुछ भी तो नहीं हुआ है। फुकामी बोलता है मैं कल काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, और उसे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। रिसा सोचती है लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अभी मुझे हक कर लो और कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो इसी तरीके से मुझे पैम्पर करता रहा तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इधर फुकामी का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है हमेशा की तरह आप उसे बेटर फील नहीं कराएंगे क्या, या फिर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे? फुकामी बोलता है मैंने कहा है ना तुम्हें जो करना है वो करो। वो बोलता है अगर रिसा हर्ट हुई तो हो सकता है वो आपको छोड़ दे। फुकामी बोलता है मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है और मैं तब तक उसे सहारा नहीं दूंगा जब तक कि उसे जरूरत ना हो। ये बताता है एक्चुअली में मुझे आपको कुछ शेयर करना है। सीन में दिखाया जाता है रिसा कहीं पर जा रही होती है। फुकामी का सेक्रेटरी पूछता है आप कहाँ पर जा रही हो? रिसा बोलती है एक इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि मैं भी फुकामी के काबिल बन सकूं। फुकामी का सेक्रेटरी बोलता है ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। और जैसे ही वो रास्ते में आ जाते हैं तो फुकामी का सेक्रेटरी जानबूझकर उसे हक कर देता है। रिसा सोचती है ये सब क्या था, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है? हमें दिखाया जाता है एक आदमी उन्हें फॉलो कर रहा है और फोन पर किसी को बता रहा होता है ये लड़की तो सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड लग रही है। वो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की पर कंटिन्यू नजर रखो, वो फुकामी की वीकनेस है। नेक्स्ट सीन में वो अपने इंटरव्यू का रिजल्ट देख रही होती है, उसमें उसे रिजेक्ट कर दिया होता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। वो बंदा बोलता है मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए आई थी, गलती से हमने आपको रिजेक्शन का मेल भेज दिया था पर आपको इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। रिसा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलती है। फुकामी का सेक्रेटरी उसे रोककर उस कंपनी में कॉल लगाता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि हमने मिस रिसा को मेल भेज दिया है, वो इस इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई नहीं है, और उसे बताता है आपको फोन करने वाला आदमी जरूर बॉस का कोई दुश्मन होगा और शायद बॉस अभी उन्हीं से निपट रहे होंगे। और उसके करीब आकर बोलता है मैंने आपको वार्न किया था, आपके आने से बॉस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और उसे बॉस पर पिन कर बोलता है हाँ बॉस को छोड़ दो वरना उनकी जिंदगी से मैं आपको निकालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो रिसा को किस करने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर मैं फुकामी से ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती ही रहूंगी। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है पर मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी कि मैं भी उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फुकामी मेरे साथ अपना फ्यूचर देखता है, इसलिए मैं उसे बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ सकती। फुकामी का सेक्रेटरी स्माइल करता है और उसे बोलता है मिस रिसा पास हो गई हैं। मैं बस जानना चाहता था कि आप बॉस को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। रिसा तो ये सुनकर शॉक ही हो जाती है। वो बोलता है मैं चाहता हूँ आप आने वाली मुश्किलों से पहले से तैयार रहे, हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में जरूर आए तो मुझसे भी ज्यादा हार्टलेस हो। और उस दिन के लिए सॉरी, पर उस दिन कोई हमारा पीछा कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको हक किया था ताकि उसे लगे कि आप बॉस की नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड हो। रिसा उसे थैंक यू बोलकर बोलती है तुम्हारी वजह से लगता है मैं अब थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में फुकामी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि वो कहाँ पर है। सेक्रेटरी बोलता है वो जल्दी सोने के लिए चली गई है। फुकामी बोलता है मैंने उन लोगों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, रिसा को हर्ट करने का सोचने के बारे में अब उन्हें रिटर्न तो देना ही पड़ेगा ना।
सेक्रेटरी बोलता है सॉरी बॉस, मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। फुकामी बोलता है थैंक यू रिसा का ध्यान रखने के लिए और उसे हक कर बोलता है तुमने रिसा को हक किया था ना, तो मैं तुम्हारे मन से वो टच मिटाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी बोलता है क्या आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं? वो बोलता है नहीं तो। नेक्स्ट मॉर्निंग फुकामी अपने ऑफिस निकलने वाला होता है और रिसा अपने इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फुकामी उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करने लग जाता है। रिसा उसे रोकती है अभी नहीं, अभी हमें निकलना होगा। फुकामी उसे हक कर बोलता है मैं हमेशा तुम्हें इसी तरीके से अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ, तुम खुश रहो उदास रहो या फिर तुम्हारा भागने का मन करे तब भी। रिसा बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद रिसा रास्ते में जा रही होती है, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। वो आदमी बोलता है तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम स्टार्टिंग से ही टारगेट में थी। मैं ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि मुझे ये सब करने के लिए हायर किया गया था। मेरा क्लाइंट तो अरेस्ट हो गया है, इसलिए अब मुझे अपना पेमेंट डायरेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लेना होगा। वैसे तुम्हारी बॉडी से भी तुम पे कर सकती हो। और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पर फुकामी आ जाता है। वो आदमी फुकामी को बोलता है मेरे पास मत आना वरना इसे मार डालूंगा। फुकामी रिसा को बचा लेता है पर वो आदमी फुकामी को हर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। सेक्रेटरी रिसा को बोलता है चिंता मत करो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन रिसा सोच रही होती है ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही ये सब हुआ। मैं तो फुकामी के लिए कुछ भी करने के लायक ही नहीं हूँ, उल्टा मैं बस उस पर एक बोझ हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही फुकामी को होश आता है तो उसे रिसा का लेटर मिलता है, साथ ही वो रिंग भी रखी होती है जो उसने उसे दी थी। उस लेटर में लिखा होता है सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सेक्रेटरी अपने बॉस से पूछता है क्या आपने इतनी आसानी से रिसा से गिव अप कर दिया है? फुकामी बोलता है मैंने गिव अप नहीं किया है, ये उसका डिसीजन है। इधर रिसा अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है मुझे लगता है मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। फ्रेंड बोलती है तो तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? वहाँ जाकर क्या तुम किसी किसान के साथ शादी करोगी? रिसा बोलती है अगर कोई अच्छा मिल जाए तो क्या दिक्कत है। फ्रेंड बोलती है तुम फुकामी के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? रिसा बोलती है मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूँ इसलिए मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में अकस्तु फुकामी से मिलता है। फुकामी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अकस्तु बोलता है मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, ये तुमसे मिलना चाहती थी तो मैं इसे ले आया। फुकामी उसे देखकर बोलता है तुम कैसी हो? रिसा की फ्रेंड बोलती है मैं तो ठीक हूँ पर वो तुम्हारी जाने मन गांव वापस जाकर अरेंज मैरिज करने वाली है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? फुकामी बोलता है इससे मुझे क्या दिक्कत होगी, अगर वो ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। रिसा की दोस्त बोलती है आप दोनों को हो क्या गया है? अकस्तु बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर अगर तुम लोगों का यही सिचुएशन रहा तो हम दोनों का रिलेशन भी सही नहीं चलेगा। और वो रिसा की दोस्त को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में रिसा सोच रही होती है क्या मैंने फुकामी को छोड़कर कुछ गलत तो नहीं किया है। और फिर चलते चलते वो उस कॉफी शॉप के पास पहुँच जाती है जहाँ फर्स्ट टाइम दोनों मिले थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो सामने फुकामी होता है, लेकिन फिर भी वो फुकामी को इग्नोर कर जाने लगती है। फुकामी उसे रोक कर बोलता है तुम सच में यहाँ पर हो, ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है? रिसा बोलती है अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फुकामी उसे पकड़ कर ले जाने लगता है और बोलता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मुझे भी अच्छा बनकर तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें जाने देने वाला भी नहीं हूँ। उसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वो बोलती है प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है ऐसा क्यों ना करूं। रिसा सोचती है अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़कर जा नहीं पाऊंगी। फुकामी उससे पूछता है क्या बात है जो तुम अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल कर रही हो। उसे किस कर बोलता है अब मैं तुम्हें दोबारा मेरी परमिशन के बिना जाने देने वाला नहीं हूँ। रिसा भी सोच रही होती है मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। अगले सीन में वो दोनों बेड पर होते हैं। बहुत दिनों बाद फुकामी चैन से सो रहा होता है। रिसा देखती है कि पूरे रूम में शराब की बोतल भरी पड़ी है। वो सोचती है फुकामी जैसा परफेक्ट इंसान इस तरीके ऐसा बन जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी फुकामी भागा हुआ आता है और उसे हक कर बोलता है तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई। अगले दिन फुकामी का सेक्रेटरी उसे बोलता है अगर आप सच में बॉस से ब्रेकअप करना चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रिसा बोलती है मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो किसी ट्रबल में ना पड़े। वो बोलता है ट्रबल में? आपके जाने के बाद तो वो स्ट्रेस में आ गए थे, ना काम पर ध्यान दे पाते थे और ना ही अपने आप पर। उनका क्या हाल था ये तो आप रूम देखकर अंदाजा लगा ही सकती हैं।
अब तो आप समझ ही गई होगी ना आप उनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस दुनिया में बस एक ही इंसान है जो फुकामी हिरोतो को खुशियाँ दे सकता है या छीन सकता है, वो है आप। रिसा बोलती है मैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं तुमसे वादा करती हूँ। नेक्स्ट सीन में फुकामी रिसा को एक जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद रिसा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है फाइनली तुमने स्माइल तो किया, लेकिन रिसा उसे सॉरी बोलती है। सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को अवॉइड किया, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक बार वापस आने का चांस दे दो। फुकामी बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें बस खुशियाँ ही दूंगा। और फिर उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रिसा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद योशिकी और रिशा की फ्रेंड दोनों ही ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि अब उनकी फ्रेंड शादी करने वाली है। योशिकी पूछता है तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? वो बोलती है मैं पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगी शादी के बाद भी। तभी उसे फुकामी का कॉल आ जाता है। इधर रिशा की दोस्त योशिकी से पूछ रही होती है तुम अब भी रिशा से प्यार करते हो ना? योशिकी बोलता है प्यार तो अब भी करता हूँ, लेकिन अब वो मेरी पहुँच से बाहर है। फुकामी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। वो बोलती है मैं समझ सकती हूँ। योशिकी बोलता है पर एक आखिरी कोशिश तो करनी बनती है। नेक्स्ट सीन में रिशा कॉलेज से निकल रही होती है, तभी योशिकी उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें मालूम है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। रिशा बोलती है थैंक यू, मैं हमेशा खुश रहूंगी। योशिकी बोलता है चलो मेरे साथ। रिशा पूछने लग जाती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नेक्स्ट सीन में रिशा को सभी शादी के लिए कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। रिशा की फ्रेंड बोलती है तुम सरप्राइज हो गई ना, मैंने और योशिकी ने ये सारा प्लान बनाया था। फुकामी अपने सेक्रेटरी को बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी इसमें शामिल हो। वो बोलता है मैंने तो बस इस जगह को बुक किया था। अगस्तो बोलता है पता नहीं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। रिशा की दोस्त बोलती है मुझे मालूम है तुम भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो। योशिकी फुकामी को बोलता है शादी करने से पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा रिशा का साथ दोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। फुकामी बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वो चीज करूँगा जिससे ये खुश रहे, क्योंकि मैं रिशा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं रिशा को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। उसकी दोस्त बोलती है नहीं रिशा से तो मैं भी प्यार करती हूँ, मैं तो अकेली हो जाऊंगी, मैं इसे बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी और फिर भी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर रिशा उसे हक करती है। फुकामी बोलता है ऐसा मैरिड कपल फर्स्ट किस तो बनता है ना। इसके बाद वो सबके सामने उसे किस कर लेता है। अगस्तु बोलता है इसे तो कोई भी शर्म नहीं है, लेकिन रिशा की दोस्त उसे बोलती है अगस्तु तुम्हें भी कुछ सीख लेना चाहिए। रिशा सोच रही होती है मैं सच में कितनी ज्यादा किस्मत वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में फुकामी उसे बोलता है ये ट्राई करो, मैंने सुना है ये वनीला आइसक्रीम काफी ज्यादा डिलीशियस है। रिशा बोलती है ये तो सच में डिलीशियस है और बोलती है तुम जो कॉफी पी रहे हो मुझे वो भी ट्राई करनी है। वो बोलता है ये तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन रिशा फिर भी पीती है। उसके बाद वो आइसक्रीम में कॉफी मिक्स कर देता है और बोलता है अब इसे ट्राई करो। रिशा बोलती है ये तो बहुत ही डिलीशियस है। फुकामी बोलता है मुझे भी खिलाओ ना। रिशा उसे भी खिला देती है। फुकामी उसे बोलता है मैं तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। रिशा उसे किस कर बोलती है मैं भी तो डूब गई हूँ और बोल रही होती है हमारा फ्यूचर कैसा भी रहे, मीठा या कड़वा, पर हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।